जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर। अभी हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की। ये शेयर किसी समय 450 के आसपास ट्रेड किया करता था और आज ये 5 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसके इस फॉल के पीछे क्या बड़े रीजंस बनते हैं और आगे किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर हमने ये एनालिसिस की है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें सो दैट कि आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा है तो ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, सो दैट कि आप लोग हर एक माइन्यूट डिटेल्स जो है वो इस शेयर से रिलेटेड जान पाएं। तो अगर उसके बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आगे मिस ना करें। तो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के डाउनफॉल से पहले हम लोग ये जानने समझने की कोशिश करते हैं एनालिसिस करने के पहले कि सुजलॉन बेसिकली करता क्या है और ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है और आगे इस सेक्टर्स में और इस कंपनी में किस तरह की संभावनाएं बनती हैं और क्या पोजीशन है कि जिस पोजीशन से ये हम लोगों को एक टर्न अराउंड लेने की पोजीशन में आता हुआ दिख सकता है। तो सुजलॉन एनर्जी जो है वो तुलसी तांती जो कि फाउंडर हैं सुजलॉन के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और ये इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी में नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड वाइड इनके 1800 प्लस कस्टमर हैं और 18,800 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी विंड टरबाइन में। तो विंड टरबाइन में एक तरह से ये पायनियर्स थे और इनके मुकाबले का कोई और बड़ा प्लेयर नहीं था। जब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने एक यूनिक मॉडल के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया और एंड टू एंड सॉल्यूशन विंड एनर्जी में प्रोवाइड करवाते थे। आप देखें तो 1200 विंड टरबाइंस, 12,000 प्लस विंड टरबाइंस जो हैं वो इन्होंने इंस्टॉल्ड की है। और उन विंड टरबाइंस को इंस्टॉल करने के लिए जो आप विंड टरबाइन इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी लॉजिस्टिक्स से लेकर कस्टमर्स को जो इसको खरीदने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाने तक वहां का एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो है वो सुजलॉन एनर्जी प्रोवाइड करवाता था। तो इतनी बड़ी कंपनी में इस पोजीशन तक पहुंचने के पीछे बड़े कारण वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सुजलॉन जो किसी समय 400 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था और एक तरह से आप कहें तो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर या पायनियर का रोल अदा कर रहा था। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग शेयर था। ऐसे में इन्होंने कुछ एक्विजिशंस की और वो एक्विजिशंस जो हैं वो इनकी फ्रूटफुल नहीं हुई। उन एक्विजिशंस जो रॉन्ग एक्विजिशंस हुई, उन रॉन्ग एक्विजिशंस के वजह से कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन जो है वो काफी बढ़ गया और उस डेट के बर्डन के बढ़ने की वजह से इस कंपनी की वो जो एक्विजिशंस जो फ्रूटफुल नहीं रही, उसके बाद वो डेट का बर्डन जो है वो कंपनी के प्रॉफिट को कंटिन्यूअस जो है वो हैम्पर करता गया। आप कहें तो वो उसको बार बार डेंट करता गया, नुकसान पहुंचाता गया और वो प्रॉफिट आने वाले टाइम में और वो सेल्स जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट डे बाय डे घटता गया और जिसकी वजह से ये कंपनी आप लोगों को लॉस में आती दिखी। और क्योंकि हैवी बर्डन जो इंटरेस्ट का था वो प्रॉफिट को खत्म कर रहा था। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जब बैलेंस शीट के ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जाऊंगा तो वहां मैं आप लोगों को चीजें एक के बाद एक क्लियर करूंगा। आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा फॉल नजर आया। वापिस एक बार इन्होंने अपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। देन डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद कुछ कंडीशन सुधरी थी। देन इन्होंने अगेन कुछ रॉन्ग एक्विजिशंस किए और वो रॉन्ग एक्विजिशंस किए या वो एक्विजिशंस जो फर्दर उन्होंने किए वो फिर से फ्रूटफुल नहीं रहे और इसलिए उनको रॉन्ग एक्विजिशंस कहा गया।
और फिर से कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कंपनी ने 2 बार ऑलरेडी डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवा ली थी और उसके बावजूद कंपनी का जो डेट बर्डन है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो लास्टली अभी हमें करंट पोजीशन पर जो है कंपनी में वापस से बैंक ने एक ऑप्शन दिया, क्योंकि बैंक के पास 2 ऑप्शन थे, इधर इस कंपनी को डीलिस्ट करा दिया जाए, एनसीएलटी में चला जाए और वहां पर इनके जो डेट है उनको रिकवर कर लिया जाए। बट उस पोजीशन में जो है बैंक 70 to 80% का हेयर कट कर देता है और बैंक के पास कुछ ज्यादा डेट से रिकवरी आने की चांसेस बचती नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में बैंक के पास जो पोजीशन थी वो ये थी कि बैंक इनको एक और चांस देता। तो बैंक ने एक और चांस इनको दी और उसके बाद किस तरह के टर्न अराउंड हुए वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग चलते हैं, इनको फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि पहले फंडामेंटल्स वाइज ये कंपनी किस तरह की नजर आ रही है, देन हम लोग बाकी की न्यूज पर आएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटली अभी ये कंपनी 4757 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम कर रही है। 5 रुपए 65 पैसे पर इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 8.68 है और 52 वीक लो 1.65 है। स्टॉक का पी यहां अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ट्रेड करता है और पेनी स्टॉक के कैटेगरी में ट्रेड करने के साथ साथ जो कंटिन्यूअस इसने लॉस दिए हैं उसकी वजह से इसकी जो आरओई है वो भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। आरओसी -47.2% है और जो ईपीएस है वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 17.5% है और उसमें से भी 88.5% जो है वो प्लेज की हुई है। तो कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दी थी। तो आगे क्या पोजीशन बनती है हम वो देखते हैं। ऑलरेडी कंपनी में जो चीजें बिगड़ गई हैं वो अब किस तरह से सुधर सकती हैं, उनमें क्या पोजीशन बनती है, हमें बेसिकली अपने एनालिसिस में इस चीज को कवर करना है। तो कंपनी का इंडस्ट्री का जो पी है वो 27.3 है। राइट, आगे बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जो इसका प्राइस है वो अपने 50 डीएमए के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोज टू 50 डीएमए। तो क्लोज टू 50 डीएमए ये माइट भी आप लोगों को एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे और अब यहां से इसके अंदर एक तेजी बनती हुई दिखे। बट उसके पीछे के जो कारण है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय कि टेक्निकली ये शेयर चार्ट पर किस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर फंडामेंटल सुधरते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। तो पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस पर देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पर ये किस तरह की मूवमेंट बना के रखता है। इसके पेयर्स हम देखें तो हैवेल्स, सीमेंस, एबीबी कॉर्पोरेशन, क्रॉम्पटन ग्रीव, भेल, वी गार्ड इंडस्ट्री, सीजी पावर, इस तरह के इसके कॉम्पिटिटर हैं या आप कहें कि पेयर्स हैं जो इंडस्ट्री में इसी तरह का काम करते हैं। एक टाइम पर ये मार्केट लीडर हुआ करते थे और अब इनका शेयर जो है वो बाकी ये जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मार्केट शेयर बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके रीजंस क्या है कि इनका मार्केट शेयर जो है वो निकलकर दूसरे लोगों के पास गया है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बहुत डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम यहां पर इसकी सेल्स लाइन देखते हैं। तो सेल्स लाइन जो मार्च 18 में थी वो 2174 करोड़ की थी और जो अभी टॉप लाइन नजर आ रही है वो 955 करोड़ की है। और वो 955 करोड़ की फिगर भी अगर आप देखें तो जून 19 के बाद सबसे बड़ी फिगर है। इट मींस कि कंपनी की जो सेल्स लाइन है, टॉप लाइन है, वो 2174 करोड़ से 955 करोड़ पर आ गई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहें या ऑपरेटिंग लॉस कहें तो मार्च 20 तक इस कंपनी ने लगातार 3 क्वार्टर में ऑपरेटिंग लॉसेस दिए थे, जो कि अब पॉजिटिवली आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव मूव यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखकर ये उम्मीदें जाग रही हैं कि आगे आने वाली टाइम में ये कंपनी 1 या 2 क्वार्टर डाउन द लेन अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है तो आप लोगों को एटलीस्ट इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरते हुए नजर आएंगे। इट मींस कि अगर सेल्स लाइन जो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है वो पीछे 3 क्वार्टर से, तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये सेल्स लाइन क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके ऊपर ध्यान बनाए रखना। और अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप लोगों को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमें गौर करना है वो है कि कंपनी के पास जो डेट है उसका इंटरेस्ट बर्डन इस लॉस को किस तरह से हैम्पर कर रहा है और कितना इंपैक्ट डाल रहा है। तो हम देखें तो किसी समय 620 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी उस लोन के ऊपर पे करती थी, जो कि अब घट के 195 करोड़ रह गया है, जो कि कंटिन्यूअस आपको घटता हुआ दिखाई देगा पीछे 3 क्वार्टर से। जून क्वार्टर में 408, देन 197 और मार्जिनली डिक्रीज जो है वो 195। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो क्या इनके डेट रिड्यूस हो रहे हैं और आने वाले टाइम में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बड़े तौर पर निकल कर आएगा और हमें आगे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कंटिन्यूअस इंटरेस्ट बर्डन की वजह से आप लोगों को माइनस में दिख रहा है। एक्सेप्ट एक सितंबर का क्वार्टर है जिसमें 672 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। उसके पीछे एक बड़ा रीजन जो है वो 827 की अदर इनकम जो यहां रिपोर्ट हुई है वो आप लोगों को एक बड़ा रीजन बनता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए यहां पर 827 की जो अदर इनकम की फिगर है उसकी वजह से ये प्रॉफिट निकल कर आया है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो एक क्वार्टर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जो 195 का इनका इंटरेस्ट बर्डन है वो आगे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो भी मैं आप लोगों को क्विकली अभी बताने वाला हूं। तो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली जो है वो स्टिल नेट लॉस है 117 करोड़ का, बट वो जो 117 करोड़ का लॉस है वो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो वो कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन निकल कर आ रहा है कि कंपनी के लॉसेस जो पहले 700 750 करोड़ के रेंज में 800 850 करोड़ के रेंज में आ रहे थे, फिर वो सडनली 400 करोड़ के लॉसेस रह गए। सितंबर क्वार्टर में एक्सेप्शनली 676 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था एंड देन अगेन 117, जो कि बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अट्रैक्टिव नंबर नजर आ रहा है। तो ये लॉस कम होकर 170 नजर आ रहा है। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो हैं यहां पर सुजलॉन एनर्जीज लिमिटेड के लिए ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बैलेंस शीट पर इसको देखने की कोशिश करें उससे पहले हम एक बार इसको ईयर ऑन ईयर भी देख लें। तो किसी समय में ये कंपनी 26,082 करोड़ की सेल के साथ मार्केट लीडर के रूप में परफॉर्म कर रही थी और वहां से आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने एक्विजिशंस की और वो फेल हुई, उसके बाद से इनके बिजनेस को किस तरह का धक्का लगा है और कंटिन्यूअस जो इनकी सेल है वो डाउन होती हुई दिख रही है। बीच में एक पीरियड आया था मार्च 12 से लेकर कहें तो मार्च 14 तक का 2 साल का जो पीरियड था, उसमें इन्होंने वापस से इंप्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से वहां पर कुछ फैसले गलत हुए और उसके बाद आप देखें तो 2016 में वापस से इनकी सेल डाउन हो गई। कुछ मार्च 17 में वापस इंप्रूवमेंट दिखाई दी, 3000 करोड़ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट थी सेल्स लाइन में, बट वहां से 2018 में ये सस्टेन नहीं कर पाए और 2018 2019 ग्रेजुअली हर साल जो है वो सेल्स लाइन डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है और मार्च 20 तक ये 2973 करोड़ पर आकर रुकी है। तो
बिकॉज की इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को का इंतजाम करने के लिए कैपिटल चाहिए, मींस कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और जो इनकम निकल कर आ रही है वो सारी डेट रिपेमेंट में जा रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका जो काम है, वो इसके पेयर्स के पास या कॉम्पिटिटर के पास आप कहें तो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब क्या पोजीशन बनती है कि जब कंपनी की कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई तो उसके बाद कंपनी ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो हमें यहां पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो एक पोजीशन जब ये पहुंची कि कंपनी को अब सर्वाइवल की प्रॉब्लम होना शुरू हुई और लॉसेस बढ़ना शुरू हुए। आप देखें तो मार्च 20 में इनके लॉसेस जो हैं वो 377 करोड़, 1527 करोड़, देन अगेन 2642 करोड़ तक जब लॉसेस पहुंच गए थे, उसके बाद कंपनी ने एक्शन लिया और उसके बाद वो फिर से डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने का उन्होंने प्लान बनाया। तो बैंक ने, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि बैंक के पास दो ऑप्शन थे कि इधर इनको जो है डिलिस्ट करवा दें, एनसीएलटी में चले जाएं, या इनके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यूएशन करके उसको सेल आउट कर दें। तो वो कोई सी भी कंडीशन से बैंक का जो डेट है वो उतरता हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा था। बैंक को काफी लॉसेस झेलने पड़ते इस कंडीशन में, क्योंकि वो डेट और इनके एसेट्स की वैल्यूएशन और जो एनसीएलटी में जाके भी जो कुछ होता उससे बैंक को 20-30% से ज्यादा मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तो बैंक ने जो इनकी बोरोइंग कम करने के लिए अक्टूबर 20 में के आसपास एक प्लान बनाया, और जो इनके डेट थे उस डेट को आप देखें, यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज आपको यहां पर इनके डेट में नजर आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आता है कि इन्होंने डेट यहां से अपने हाफ कर दिए हैं। उसके पीछे क्या हुआ है वो न्यूज, वो रीजंस मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप देखें तो 7.86 करोड़ इक्विटी शेयर ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। तो ये क्या न्यूज है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक ने क्या किया। इनका जो डेट था उसके दो पार्ट कर दिए और उसमें से वो 7.86 करोड़ के इक्विटी शेयर ऑन उनको कन्वर्ट करके जो है बॉन्ड्स बना दिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि 20 साल बाद रिपेबल हैं। तो ये पैसा जो इनके पास था, इस पैसे को इनको 20 साल तक का पे करने का टाइम मिल गया, और उसके बाद इस पेमेंट के करने से इसके पास जो लिक्विड कैश जो था, इंटरेस्ट का जो बर्डन था, वो ड्रास्टिकली कम होता हुआ हमें दिखाई दिया। और जो बाकी का बैलेंस था वो बैलेंस तकरीबन 9 से 10% के इंटरेस्ट के आसपास सुज़लोन को स्टिल पे करना है। और वो 9 से 10% का जो इंटरेस्ट बर्डन है वही आप लोगों को यहां पर इस इंटरेस्ट बर्डन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहा है। तो ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट बर्डन जो है ये अब कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। सितंबर क्वार्टर में कम हुआ 408 से, आप देखें सितंबर में जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसके बाद सडनली आप देखें तो 408 करोड़ से 197 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट बर्डन रह गया, जो आगे भी 195 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा है। और ये इंटरेस्ट बर्डन जो है ये इनको आने वाले टाइम में 10 साल तक इनको ये पे ऑफ करना है। तो ये इंटरेस्ट बर्डन जो है ये अगर आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया है और इनके पास ऑपरेशनल कैश स्टार्ट होगा, कंपनी के पास कैश जो जमा होता दिखाई देगा, उससे जो आगे के प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं वो जिस तरह से इंप्रूव होते दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को टॉप लाइन में आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स जो हमें बहुत वॉचफुल रहना है और देखना समझना है। अगर वो क्वार्टर्स इनके सही निकलते हैं और इनकी सेल्स लाइन इंप्रूव होती है तो ये कंपनी आप लोगों को
बैक ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट नहीं बन रहा है। तो अब कंसिस्टेंटली अगर कंपनी में कोई और बुरी खबर नहीं आती है और कंपनी कोई डेट इंक्रीज नहीं करती है, तो यहां से इनके डेट का बर्डन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि कन्वर्टेबल जो बॉन्ड है, डिबेंचर बॉन्ड्स जो हैं वो 20 साल के रिपेबल साइकिल के साथ, रिपेबल पीरियड के साथ यहां पर कंपनी ने कर दिए हैं। अब 20 साल बाद एक लोन चुकाना है और जो बाकी का बैलेंस बचा वो 9% के इंटरेस्ट से इनको चुकाना है। तो ये जो इंटरेस्ट है 195, ये डिमिनिशिंग वे में दिखाई देगा और हर बार ये इंटरेस्ट बर्डन कम होता जाएगा। कंडीशन 2 कि बैंक जो है वो आगे कोई और नया डेट इंक्रीज नहीं करे। तो अगर बैंक कोई सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कोई और डेट इंक्रीज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में इसकी जो टॉप लाइन में जो प्रॉफिट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो कन्वर्ट होके आप लोगों को नेट प्रॉफिट की तरफ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को आने वाले टाइम पे इसके शेयर्स के ऊपर पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर मेनली नजर बनाए रखनी है, वो पॉइंट्स हैं कि जो कंपनी के पास अब इंटरेस्ट का बर्डन कम होने के बाद जो कैश इकट्ठा होता है, वो कैश जो है वो कंपनी किस तरह से यूज करती है। आने वाले टाइम में जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे उसमें कंपनी की टॉप लाइन जो सेल्स लाइन है वो किस तरह से इंप्रूव होती है। डेट के ऊपर पूरी नजर होनी चाहिए सो दैट कि इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो यहां से कंटिन्यूअस कम होता हमें दिखाई दे और प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दे। अगर प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो कंपनी वापस बैक ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी। तो एक बुरे दौर से गुजरने के बाद सुजलॉन में अब एक अच्छे मूवमेंट की स्टार्ट कहें तो यहां से हमें आती हुई दिखाई देने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। प्रमोटर्स के पास 17.46% की होल्डिंग है, बट उसमें से काफी बड़ा अमाउंट जो प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है। रीजन बीइंग कि जो सोलर एनर्जी का काम है उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, काफी एक्सपेंसिव होता है। सोलर एनर्जी का जो आप कहें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो ट्रांजिट्स हैं, उसकी जो लॉजिस्टिक्स है, उसका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के, विंड एनर्जी के सेक्टर में पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से प्रमोटर्स ने जो बेस्ट समझा वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस शेयर को प्लेज रख के भी कंपनी को संभालने की पूरी कोशिश की। सुजलॉन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी एक पॉइंट या 2 पॉइंट्स पर पूरी कोशिश की है कि इस कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चर हो जाए, बट कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसकी वजह से वो एक्विजिशंस गलत हुए और कंपनी ने जो डिसीजन लिए वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से कंपनी को आगे नुकसान उठाना पड़ा। बट स्टिल यहां से एक अच्छी न्यूज, एक पॉजिटिव डायरेक्शन निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट का बर्डन कम होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में ये उम्मीदें की जा सकती है कि अब ये शेयर आप लोगों को 1 या 2 क्वार्टर में अच्छा मूव करता हुआ नजर आए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी तरह का कोई आप लोगों को बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली ये जरूर कहूंगा कि इस कंपनी को आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 से 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आप लोग देखते रहें, और अगर आप लोग इसके अंदर कोई स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें तो वो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो अमाउंट इतना छोटा होना चाहिए कि आप लोग उसको कवर करने के लिए, बैकअप के लिए बाय ऑन डिप कर सकें, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में फिलहाल काम कर रहा है और पेनी स्टॉक जो शेयर्स होते हैं वो न्यूज बेस्ड हो जाते हैं, न्यूज
कोई एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो बाकी जितनी भी फंडामेंटल्स जो मैंने आप लोगों को बताए, जो कुछ भी न्यूज निकल कर आ रही है, वो सारी बातें पीछे हो जाती हैं, सारे एनालिसिस पीछे हो जाते हैं और शेयर जो है वो सडनली अप या डाउन रैली दिखाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पेनी स्टॉक में मूवमेंट लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना होता। एक कोई पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएगी तो ये माइट भी आप लोगों को 3-4 रुपए 5 रुपए ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा। और अगर एक बुरी खबर आ गई तो आप लोगों को यहां से 5-10 पैसे 20 पैसे टूटता हुआ या 1 रुपए 2 रुपए टूटता हुआ भी नजर आ जाए। जिस तरह आप देखें तो ये किसी टाइम पे 2.84 तक चला गया था और उसके बाद एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो न्यूज आती है और बाकी जो इंफॉर्मेशन आती हैं, उसके बाद जो इनके एक या 2 क्वार्टर सुधरते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके बाद ये आप लोगों को 9 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। तो न्यूज बेस्ड जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह के शेयर्स में बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैं शॉर्ट टर्म में किसी तरह की कोई टारगेट आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म में इस शेयर के साथ अगर आप लोग अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस कंप्लीट करते हैं और आप लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसको लेकर कंटिन्यूअस अपना फोकस बनाए रखते हैं, तो इस शेयर से आगे बहुत अच्छी उम्मीदें की जा सकती हैं। अगर और कोई साइड इफेक्ट्स या और आप कहें कि एक्सटर्नल प्रेशर सेक्टर का या और किसी न्यूज का अगर इस शेयर पे नहीं आता है तो अब इसके अंदर पॉजिटिव दौर की शुरुआत होने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहां मैं अपने एनालिसिस इस शेयर को लेके खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को इससे जुड़े कोई सवाल करने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से वो सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब जितना बेस्ट पॉसिबल है मैं दे सकूं। तो अगर वीडियो में दिए गए एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स उसको आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि इन फ्यूचर आप लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो हैं वो मिस नहीं करें। ये एनालिसिस बहुत मेहनत से और आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। सो आप लोग अगर इसका बेनिफिट उठाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।